हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ में यहाँ पर जो यूएसए और चाइना के बीच टेंशन्स फिर से बढ़ने लगे हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, ट्यूसडे को यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को विजिट किया। पिछले 25 सालों में देखे तो पहली बार इतनी कोई हाई रैंक का अमेरिकन ऑफिशियल ताइवान को विजिट कर रहा था। इस विजिट से पहले ही चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को फ़ोन कॉल पर बोला था कि अगर कोई आग से खेलेगा तो उसके हाथ जरूर जलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स उनका रेफरेंस ताइवान की तरफ ही था और उनका कहना था कि चाइना की जो आर्मी है, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए बोलते हैं, वो यहाँ पर खाली नहीं बैठेगी, वो भी कुछ एक्शन लेगी अगर ताइवान को किसी भी तरह से चाइना से अलग करने की बात की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसको बहुत डिटेल में समझेंगे और यहाँ पर नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद यूएस और चाइना के रिलेशनशिप में क्या टेंशन्स बढ़ते हुए दिखते हैं हमको, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है रिसेंट सिनारियो। इस विजिट के बाद चाइना की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चाइना ने ताइवान के इम्पोर्ट्स पर बैन लगाया, जैसे कि फूड ब्रांड्स को बैन कर दिया गया। इसी के साथ यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी ताइवान के आसपास वाले एरिया में 4 से लेकर 7 अगस्त तक। और यहाँ पर ताइवान की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी साइबर अटैक्स किए गए हैं, जहाँ पर ताइवान के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक किए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर चाइना के 27 वॉर प्लेन्स ने ताइवान के एयर डिफेंस को भी एंटर किया है। चाइना ने यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग भी की और फ्रेंड्स एक मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक भी पहुँच गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एरिया में काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज खड़े हो गए हैं जैसे ही नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को विजिट किया। फ्रेंड्स, जब भी हम चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तब वन चाइना प्रिंसिपल और वन चाइना पॉलिसी की बात आती है। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वन चाइना प्रिंसिपल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो मेनलैंड चाइना है, जिसके प्रेसिडेंट जिनपिंग है, उसकी हम जब बात करते हैं तो उनका ये यकीन है कि ताइवान चाइना का अविभाज्य अंग है। हमेशा ताइवान पर चाइना का ही लेजिटिमेट हक रहेगा, रूल रहेगा। ये पोजीशन है यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ताइवान को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। यहाँ पर यूएस का ये कहना होता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को तो मानती है, मगर इस पॉलिसी को यूएसए इस तरह से समझता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना एक सेपरेट सॉवरेन एंटिटी नहीं है। मगर यहाँ पर यूएसए ये बात भी बोलता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ताइवान के ऊपर सॉवरेनिटी का हक नहीं है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यूएसए वन चाइना पॉलिसी को अपने तरीके से पेश करता है और वन चाइना प्रिंसिपल के अंदर कुछ विरोधाभास देखने को मिलता है जब यूएसए इसको समझता है। ये कन्फ्यूजन फ्रेंड्स स्टार्टिंग से ही रहा था। 1977 से लेकर 1981 तक यूएस के प्रेसिडेंट रहे जिम कार्टर, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे वॉरेन क्रिस्टोफर ने यूएस सेनेट में ये बात क्लेरिफाई की थी कि यूएसए यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को चाइना का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, मगर यहाँ पर ताइवान को सॉवरेन स्टेट नहीं मानता है चाइना के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये विरोधाभास पहले से ही चला आ रहा था यूएस की वन चाइना पॉलिसी के तहत। इंडिया भी फ्रेंड्स वन चाइना पॉलिसी मानती है और जो भी कंट्री वन चाइना पॉलिसी मानती है वो बेसिकली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है एज अ सेपरेट कंट्री। यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना माना जाता है और पूरे ऑफिशियल संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से रखे जाते हैं। मगर फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के बीच भी काफ़ी टेंशन्स बढ़ते हुए दिखते हैं। लद्दाख रीजन में, डोकलाम रीजन में, गलवान वैली में और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर इंडिया और चाइना अपोजिट एंड्स पर दिखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, रिसेंटली ये डिमांड उठी थी इंडियन इंटेलेक्चुअल्स द्वारा कि न्यू दिल्ली को भी अपनी वन चाइना पॉलिसी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वन चाइना पॉलिसी। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे होती है। इसको समझने के लिए हमको चाइना की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, 1912 में क्विन डायनेस्टी का पतन हो जाता है क्योंकि 1911 में वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद गठन होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना का। फ्रेंड्स, उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर सन यात सेन। फ्रेंड्स, उस समय ताइवान जापान की एक कॉलोनी था। 1895 में ट्रीटी ऑफ सिमोनोस्की के तहत क्विन डायनेस्टी ने जापान को ताइवान दे दिया था। मगर वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हार जाता है तो फिर से ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास आ जाता है
1945 में। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं कि चाइना में सिविल वॉर चालू होता है कम्युनिस्ट के बीच और नेशनलिस्ट के बीच। यहाँ पर कम्युनिस्ट के लीडर थे माओ जेडोंग, जो आगे जाकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं, जिसका कैपिटल रहता है बीजिंग, और 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिविल वॉर में चेंग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी हार जाती है और वो ताइवान को अपना बेस बनाती है और आगे जाकर ताइवान पर वो अपनी गवर्नमेंट को स्थापित करती है। तो इस सिविल वॉर के बाद हम देखते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दो अलग अलग एंटिटी बन जाती हैं और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बस 130 किलोमीटर का ताइवान स्ट्रेट है जो इनको सेपरेट करता है। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, ताइवान की गवर्नमेंट को एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना रिकॉग्नाइज करा जाता है यूएसए द्वारा और बाकी कंट्रीज़ द्वारा, मगर बाद में हम देखते हैं कि यूएसए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे हो जाते हैं 1970 में, और उसके बाद यूएसए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत करता है 1 जनवरी 1979 में। 70s, 80s और 90s में हम देखते हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने पर ध्यान देता है और ताइवान के इशू को अवॉइड करता रहता है, मगर रिसेंटली हम देखते हैं कि चाइना ने अपना स्टांस चेंज किया है। कुछ समय पहले ही चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने यह बोला था कि वो ताइवान के इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं। चाइना को पूरी तरीके से यूनिफाई करना उनकी पार्टी का मिशन है और ये एक अनशेकेबल कमिटमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। फ्रेंड्स, 2018 और 2020 के बीच हम देखते हैं कि जिनपिंग ने पीसफुल वर्ड को हटाना चालू कर दिया था जब भी वो चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का स्टांस धीरे धीरे चेंज होता जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यूएसए और ताइवान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ना चालू होती हैं। 2016 में ताइवान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की गवर्नमेंट रहती है जिसकी प्रेसिडेंट रहती हैं साई लिंग वेन, और यहाँ पर 1979 के बाद पहली बार वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात करती हैं। फिर मार्च 2018 में ट्रंप ताइवान ट्रैवल एक्ट पास करते हैं जिसके तहत अमेरिकन ऑफिशियल्स ताइवान जा सकते हैं और यहाँ पर यूएसए आर्म्स का सपोर्ट देना भी चालू करता है ताइवान को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूएसए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से दूर जाता है और ताइवान से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाना चालू करता है। इसको देखते हुए चाइना का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। चाइना यहाँ पर ये बोलता है कि यूएसए यहाँ पर जानबूझकर चाइना और ताइवान के टेंशन्स को बढ़ा रहा है और यहाँ पर यूएसए ताइवान को यूज़ कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, और साथ में यूएसए रीजनल पीस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये स्टांस रहता है चाइना का। फ्रेंड्स, ताइवान बस एक एक्सपेक्ट है चाइना और यूएसए की राइवलरी का। इसके अलावा हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से चाइना और यूएसए की राइवलरी सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर, इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर बढ़ती चली जा रही है। ये बात हमने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर भी देखी थी और जो बाइडेन के टाइम पर भी हम देखते हैं कि यूएसए और चाइना के संबंध धीरे धीरे बिगड़ते चले जा रहे हैं। रिसेंटली बीजिंग में हुए विंटर ओलंपिक्स को भी यूएसए ने बॉयकॉट कर दिया था और साथ में यहाँ पर चाइना की बहुत सारी कंपनियों के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया है यूएसए ने। यूएसए की कांग्रेस ने एक बिल पास भी किया है जहाँ पर यूएस कांग्रेस ने बोला है कि चाइना की जिंगजियांग प्रोविंस में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं उनको वो रोकना चाहती है। और साथ में यहाँ पर यूएसए ने यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक्वियस ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन किया है। इसके अलावा यूएसए जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप में भी है ताकि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सके इंडो पैसिफिक रीजन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ पर यूएसए और चाइना अलग अलग जाते हुए दिखते हैं। इसी वजह से इन दोनों के बीच टेंशन्स बढ़ते हुए दिखती है हमको। फ्रेंड्स, आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिक मेजर्स लिए जाएं, कुछ मिलिट्री एक्शंस भी लिए जाएं या फिर कुछ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी कर सकता है चाइना यहाँ पर ताइवान को लेकर। यहाँ पर साइबर अटैक्स होने की भी संभावना बताई जा रही है चाइना की तरफ से। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको चाइना की तरफ से साइबर अटैक्स भी देखने को मिल सकते हैं ताइवान पर। और दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि ताइवान और यूएसए चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहेंगे। वो यहाँ पर डिनाइल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसका ये मतलब है कि वो इस बात को नकारेंगे कि वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। वो अपने रिलेशंस को यूनिक और सबसे अलग बताएंगे जिसको लेकर चाइना को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस टैक्टिक्स का इस्तेमाल यूएसए और ताइवान करते हुए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं चाइना और ताइवान को लेकर और यूएसए और चाइना उनके टेंशन्स को लेकर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस पूरे सिनेरियो को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।